जी फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमारी बात हो रही थी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के हवाले से जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो डिस्कस कर रहे थे। वीडियो लंबी थी, उसका आज रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले, वीडियो को एंड तक आपने देखना है। आज भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के हवाले से, क्यूसी में जो आपसे पूछे जाते हैं। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा, एक बटन दबा के आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। इन दी एंड अक्सर आप लोग पूछ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करेंगे उनमें नंबर 1 पे जो आपके पास आ रहा है वो ये है, अक्सर आपसे पूछेंगे जब भी आप क्यूसी के अंदर जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैरियल एंड नॉन कंपैरियल मेथड। जो आप क्यूसी के अंदर टेस्टिंग मेथड यूज करते हैं, कंपैरियल क्या है, नॉन कंपैरियल क्या है। तो इसका आंसर ये है, जो मेथड आपके फार्माकोपियल में डिफाइन होते हैं वो आपके कंपैरियल मेथड कहलाते हैं। जैसे यूएसपी के अंदर, बीपी के अंदर और इंडियन फार्माकोपिया में या यूरोपियन फार्माकोपी में या जापानीज फार्माकोपी में जो आपको मेथड मिलते हैं टेस्टिंग के लिए, जो रिपोर्टेड कहलाते हैं, उनको हम कंपैरियल मेथड कहते हैं। और जो आप खुद से डेवलप करते हैं थ्रू R&D या डिफरेंट सोर्सेज से और इन हाउस तौर पे आप जो मेथड डेवलप करते हैं उसको हम नॉन कंपैरियल मेथड कहते हैं। क्लियर। एक और बड़ी डिफरेंस इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाएगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड डेविएशन। अगर आप क्यूसी में काम करते हैं ये सवाल लाजमी सामने आता है। तो इंसिडेंट बेसिकली वो होता है जो आप डेलिबरेटली न कर रहे हो, अचानक से सडनली कोई हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप एचपीएलसी पे काम कर रहे हैं, एचपीएलसी के अंदर कोई मेजर लीकेज आ गई जो आपके कंट्रोल में नहीं है और इंस्ट्रूमेंट आपको ऑफ करना पड़ गया है, तो ये इंसिडेंट कहलाता है। कोई मोबाइल फेस आप पेश कर रहे हैं, ग्लास पेस यूज कर रहे हैं, कोई गिलास पे गिर के मोबाइल फेस आपका स्पॉइल हो गया, गिर गया, तो ये इंसिडेंट कहलाता है। ठीक है। इसी तरह जो डेविएशन है बेसिकली वो क्या होती है कि आप डेलिबरेटली कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इनकेप्सुलेशन की मिसाल लेता हूँ, वहां पर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 25 डिग्री होना चाहिए, ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट 30 डिग्री परसेंट होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों चीजें कंट्रोल नहीं है और फिर भी लोग काम कर रहे हैं, इट मीन्स डेविएशन है। वहां की रिकमेंडेड सिचुएशन ये है कि लोगों के पास फिल्टर मास होना चाहिए, लेकिन लोग विदाउट मास वहां पे काम कर रहे हैं, इट मीन्स डेविएशन है। ये सिंपल सा डिफरेंस आपने आसान लफ्जों में समझा लिया। डेप्थ में जाते तो फिर बहुत सारी बातें सामने आती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाएगी, हाउ टू अवॉइड डेटा इंटीग्रिटी वायलेंसेस। यानी जो लेबोरेटरी में, क्यूसी में, किसी भी जगह पे लोग डेटा इंटीग्रिटी की वायलेंसेस करते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। पहले तो ये समझ लीजिए, डेटा इंटीग्रिटी आपने बताना है। जब इस चीज को आपने कंट्रोल करना हो, डेटा इंटीग्रिटी में आता है आपको बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन और सॉफ्टवेयर की हैंडलिंग। जो एचपीएलसी है, जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हैं वो एज पर जीएमपी जीएलपी आपका हो, तो इसका मतलब डेटा इंटीग्रिटी आपकी कंट्रोल है। डेटा इंटीग्रिटी फार्मास्यूटिकल में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बेसिक तरीका ये है कि आपके लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी ऑफिसर है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, इसमें अल्कोआ का प्रिंसिपल खास फोकस होता है। डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसको अल्कोआ का प्रिंसिपल पता होना चाहिए। और एचपीएलसी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे इंटीग्रेशन कैसे करनी है और किस जगह पे जाना है, किस जगह पे नहीं जाना है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपने लोगों को ट्रेन करेंगे। अगर आपके लोग प्रॉपरली ट्रेन है, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं बिफोर वर्किंग, दैट मीन्स कि आपकी डेटा इंटीग्रिटी की जो वायलेंसेस है वो कम रहेगी हमेशा। ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और पूछी जाएगी, डिफरेंस बिटवीन एलओडी एंड एलओक्यू, इन दोनों में क्या फर्क है। यानी लिमिट ऑफ डिटेक्शन क्या होता है और लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन क्या होता है। देखिए, लिमिट ऑफ डिटेक्शन जो है ये बेसिकली रिलेट करते हैं आपके एनालाइट से, जो सोल्यूट एनालाइज जो एनालिसिस कर रहे होते हैं। यानी मिनिमम लिमिट क्या है आपके सिस्टम की, आपके एचपीएलसी या कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, उसके उस कंपाउंड को डिटेक्ट करने की लिमिट क्या है, उसको लिमिट ऑफ डिटेक्शन कहते हैं। लोएस्ट से लोएस्ट कंसंट्रेशन कितना वो डिटेक्ट कर सकता है। लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन क्या है कि जब वो आपका इंस्ट्रूमेंट है किस लेवल पे जाके उसको क्वांटिटेटिवली एनालिसिस कर सकता है, यानी रिजल्ट आपकी कैलकुलेट करके दे सकता है, तो वो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन में आता है। क्लियर। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट भी पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन एचपीएलसी एंड जीसी, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क है। तो वैसे तो फिजिकली थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आता है, लेकिन आपने जो आंसर देना है वो बेसिक डिफरेंस बताना है, और वो होता है मोबाइल फेस का, कैरियर का। यानी जो एचपीएलसी के अंदर कैरियर है, जिसको मोबाइल फेस है, मोबाइल फेस जो कहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जीसी जो है गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो कैरियर है वो गैस होती है। ये मेजर डिफरेंस आपने बताना है। क्लियर। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट के, हाउ टू एश्योर एक्यूरेट टेस्टिंग या एनालिसिस। यानी क्यूसी में जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको कैसे एश्योर करेंगे कि वो एक्यूरेटली वे हो। तो आपने इसका आंसर ये देना है, पहला स्टेप है कि आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन
परफॉर्मेंस ठीक हो, यानी आपके इंस्ट्रूमेंट टाइमली कैलिब्रेटेड होते हैं, कैलिब्रेशन का सिस्टम मौजूद है, IQ OQ का डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो आपके एनालिसिस करेक्ट वे में एक्यूरेट वे में जाएगी। सेकंड, आपका एनालिस्ट प्रॉपरली ट्रेन है, उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल है, तो आपकी एनालिसिस एक्यूरेट हो जाएगी। इन शॉर्ट वे में आपने इस तरह इसका जवाब देना। एक और चीज, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, ये क्या होती है? QC का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग इस पर काम कर रहे हैं तो लोगों को अवेयरनेस कम होती है। देखिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है बेसिकली ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो आप टेस्टिंग में यूज करते थे, रेफरेंस। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स बेसिकली आपका USP स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं, जिनकी पोटेंसी आपको नॉन होती है, एक्यूरेट होती है। जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है जो आप अपनी लेबोरेटरी के अंदर कोई भी लॉट लेते हैं और उसको अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड के स्टैंडर्डाइज करके यूज करते हैं, तो वो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहलाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत ही केयरफुली आपको वर्क करना पड़ता है। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाने का बहुत बड़ा प्रोसीजर है, एक पूरा प्रोटोकॉल है, मेरी इस पे वीडियो बहुत मौजूद है ऑलरेडी। किसी को कोई भी क्यूरी हो, स्पेशली सेकेंडरी स्टैंडर्ड के वाले से कोई क्यूरी है, इसको हम किस तरह करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे यूज करना चाहिए, तो मैं अगेन आपको वीडियो में दोबारा बता दूंगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाएगी कि लेबोरेटरी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, स्पेशली QC के अंदर। तो देखें, QC के अंदर नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है तो उसमें QRS का सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा LIMS का सॉफ्टवेयर होता है, तीसरा SAP का सॉफ्टवेयर यूज होता है, चौथा आपके पास BPCS का सॉफ्टवेयर होता है। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और खासकर पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं। इनमें मॉड्यूल्स डिफरेंट आप परचेज करते हैं थ्रू सप्लायर। तो स्पेशली ये डिज़ाइन इसलिए होता है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो आपका डेटा इंटीग्रिटी है वो सॉफ्टवेयर पे आ जाए। इसी के थ्रू आप अपनी रिपोर्ट्स निकाल रहे होते हैं, इसी के थ्रू आप डिस्पेंसिंग कर सकते हैं, इसी के इन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी सारी टेस्टिंग की जो डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेट्स आप निकालते हैं और इसी के थ्रू अपनी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आप निकालते हैं। तो ये मस्ट है, किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल ये है कि उनके पास कम से कम कोई भी एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन QC। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि QC में नॉर्मली कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। वैसे तो क्वालिटी कंट्रोल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसपे नंबर ऑफ बेतहाशा इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो आपने सिलेक्टेड रैंडमली कुछ इंस्ट्रूमेंट बताने। नंबर 1 पे आप लें, HPLC आप यूज करते हैं, इसके बाद गैस क्रोमेटोग्राफी आप यूज करते हैं, UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप यूज करते हैं, डिसइंटीग्रेशन का इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, डिसोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का इंस्ट्रूमेंट आपके पास होता है, एनालिटिकल बैलेंस आपके पास होते हैं, फ्लेम फोटोमीटर QC के अंदर यूज होता है, pH मीटर QC के अंदर यूज होता है, TOC का इंस्ट्रूमेंट QC के अंदर यूज होता है, कंडक्टिविटी मीटर का इंस्ट्रूमेंट QC के अंदर यूज होता है, FTIR का इंस्ट्रूमेंट QC के अंदर यूज होता है। ठीक है, FTIR। इसके अलावा बैलेंस के साथ LOD के लिए ओवन आपकी लेबोरेटरी में यूज होता है, क्लाइमेटिक चैम्बर्स आपके पास यूज होते हैं फॉर स्टेबिलिटी पर्पस। ठीक है, वहां पे यूज होते हैं। एंड सो ऑन डिफरेंट। ये माइक्रोबायोलॉजी का अलग हिपा फिल्टर लेमिनार यूज होता है, उनके पास एक माइक्रोस्कोप यूज होती है। एंड डिफरेंट यूँ कहेंगे कि आप बेतहाशा इंस्ट्रूमेंट QC के अंदर यूज होता है, लेकिन आप रैंडमली आपने लिस्ट बतानी है। जब ये सवाल पूछें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो आपने इस तरह नेम करके बताना होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट हम QC के अंदर यूज करते हैं। अगर वो फिर पर्पस पूछे तो फिर आपने हर एक का पर्पस भी बताना होगा। ठीक है, आखिर में एक चीज और डिस्कस कर तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द गाइडलाइंस यूज्ड फॉर QC डिपार्टमेंट। QC के लिए बेसिकली कौन कौन सी गाइडलाइंस यूज होती है और उनकी इनका पर्पस क्या होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, QC के लिए 4 से 5 गाइडलाइंस है जो आप यूज करते हैं, जिसकी बेस पे आपका QC का ऑपरेशन हो रहा होता है और जो वर्किंग आप एज पर गाइडलाइन करते हैं वो बेस्ट काउंट होती है। ड्रैप की और रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट से, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, एक चीज जो गाइडलाइन यूज करते हैं नंबर 1 पे है ICH Q2R1। ये गाइडलाइन यूज करते हैं, ये बेसिकली होती है फॉर वैलिडेशन पर्पस। अब वैलिडेशन में आपके प्रोसेस वैलिडेशन भी हो सकती है, मेथड वैलिडेशन भी हो सकती है, क्लीनिंग वैलिडेशन भी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटेशन की वैलिडेशन भी हो सकती है। ये ओवरऑल जो चीजें कंट्रोल करते हैं एज पर दिस गाइडलाइन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी गाइडलाइन USP चैप्टर 1, 2 to 5। ये USP का एक चैप्टर है, इस गाइडलाइन को भी यूज करते हैं स्पेशली QC के लिए और ये होती है नॉर्मली जो कंपैटिबल मेथड होते हैं उनकी वैलिडेशन के लिए। आपको पता नहीं, जो कंपैटिबल मेथड फार्माकोपिल मेथड होते हैं उनको कंपैटिबल कहते हैं, जो मैंने सबसे पहले सवाल किया था, उनको भी आप वैलिडेट करते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया है, बस ये कि आपके जो वैलिडेशन जो पैरामीटर्स है वो थोड़े शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे गाइडलाइन आता है ICH Q7। ICH Q7 जो बेसिकली आपको GMP की रिक्वायरमेंट बताती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के हवाले से आपको बेतहाशा चीजें बताएंगी कि आपने किस तरीके से GMP को फॉलो करना है। नंबर 4 पे गाइडलाइन है ICH Q1A
R2 ये गाइडलाइन भी यूज करते हैं, QC से रिलेटेड है। इसका मेन काम होता है बेसिकली स्टेबिलिटी स्टडी फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो आप न्यू प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल में डेवलप करते हैं उनकी भी जो स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं वो एज पर दिस गाइडलाइन करते हैं। ये गाइडलाइन आपको इस हवाले से न्यू प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत सपोर्ट करती है। नंबर 5 पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन वो भी डिस्कस करते हैं, वो है FDA 21 CFR पार्ट 211। ये गाइडलाइन भी बहुत ज़्यादा यूज होती है QC के लिए। आपको पता है जब आप कंप्लायंस में आते हैं तो गाइडलाइन को सपोर्ट लेना पड़ती है। तो ये गाइडलाइन बेसिकली आपको बताते हैं CGMP के हवाले से। करंट GMP क्या है, करंट स्टेटस क्या है, एनवायरनमेंट क्या चेंज हो चुका है, दुनिया कहाँ चली गई है, कौन सी GMP को अब साइड कर दिया गया, अब CGMP आ गई है। करंट सिनेरियो में, करंट सॉफ्टवेयर, करंट मार्केट में इंस्ट्रूमेंट के कौन से मॉडल आ चुके हैं, करंट बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या आ चुकी है, तो वो फॉलो करने के लिए आपको CGMP फॉलो करना आता है। और CGMP फॉलो होती है एज पर दिस गाइडलाइन, यानी FDA 21 CFR पार्ट 211। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था कुछ QC के हवाले से जो नॉर्मली क्वेश्चन, खासकर जो QC में जो इंटरव्यू देते हैं, QC के जो एनालिस्ट होते हैं, एनालिस्ट के जब आप जा रहे होते हैं या थोड़ा सीनियर पोजीशन पे, तो इस तरह के सवाल आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो डेफिनेटली फिर आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। इन दी एंड अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।